वेलकम टू जोग्राफिया। इसमें हम लोग देखेंगे एरियल डिफ्रेंसिएशन। तो ये जोग्राफिकल थॉट का टॉपिक है एरियल डिफ्रेंसिएशन। तो एरियल डिफ्रेंसिएशन का हम थोड़ा बैकग्राउंड अगर देखें तो क्या होता है कि जोग्राफी में पहले आते हैं जोग्राफी में क्लासिकल एज आता है, और क्लासिकल एज के जो मेजर जोग्राफर्स थे हमबोल्ट और रिटर थे। क्लासिकल एज के बाद क्या होता है कि क्लासिकल एज के बाद जोग्राफी में जब क्लासिकल एज के बाद जब डिमाइस होता है दोनों हमबोल्ट और रिटर का सेम ईयर डिमाइस हो जाता है, तो उसके बाद से क्या होता है जोग्राफी में क्राइसिस फिर आता है। क्योंकि उस टाइम में डार्विन ने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ को रिलीज़ कर चुके थे, और बहुत ज़्यादा एकेडमिक डिसिप्लिन में नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस सेपरेट इमर्ज होके आ रहे थे। तो ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट मैटर था वो डिवाइड हो गया था नेचुरल साइंसेस में और सोशल साइंसेस में। तो कुछ जो ह्यूमन ज्योग्राफी का एस्पेक्ट था उसको सोशल साइंसेस ने कवर कर लिया था, और जो फिजिकल एस्पेक्ट थे ज्योग्राफी के उसको नेचुरल साइंसेस ने कवर कर लिए थे। जैसे कि जियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी की स्टडी की जियोलॉजी में या जियो फिजिक्स में की जाने लगी। फिर मेट्रोलॉजी जो इमर्ज होकर आ रही थी वो द टाइम, उसने क्या किया, क्लाइमेटोलॉजी को अपने में ग्रैप्स कर लिया। रेशियल स्टडी में एक एंथ्रोपोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी ने चीज़ों को कवर कर लिया। इस तरीके से क्या था कि ज्योग्राफी अपना एग्जिस्टेंस खो रहा था। तो उसी के बीच में ये होता है कि आता है तो फिर से अब रिक्लेम करना था ज्योग्राफी को एज ए डिसिप्लिन रिक्लेम करने के लिए दो अप्रोच स्टार्ट होते हैं। उन दो अप्रोचों में ज्योग्राफी को जो क्राइसिस पीरियड से बाहर निकालने के लिए दो अप्रोच स्टार्ट होते हैं। तो पहले तो रैडजेलियन अप्रोच स्टार्ट होता है, जिसने क्या किया कि न्यू डिटर्मिनिस्टिक सेंस में इसने बोला कि मैन एंड एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है, स्पेशली अर्थ के सरफेस पर जो रिलेशंस होते हैं वो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मैटर होंगे। और इसी एस्पेक्ट को स्टार्ट करते हुए वाइडल लाप्लास ने पॉसिबिलिज्म का अप्रोच इंट्रोड्यूस किया। तो जो पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच जो था ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं था, ये डिटर्मिनिस्टिक था। तो रेडिकल डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट किए, और जब इन्होंने डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट किया, और इसके कंटेम्प्रेरी अगर हम लोग देखते हैं 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में तीन मेजर टाइप के डिटर्मिनिज्म स्टार्ट हो चुके थे। डार्विन के आने के बाद डार्विन से इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म स्टार्ट हो चुका था, जिसके मेजर प्रपाउंडर थे रैटजेल। उसके बाद डार्विन के आने के बाद से डार्विनियन थ्योरी को सोशोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया गया। सोशल साइंस से सोशोलॉजी एक सोशल साइंस इमर्ज होकर आया। सोसाइटी की स्टडी एक साइंटिफिक वे में की जाने लगी, और उसमें ढेर सारे इवोल्यूशन और डार्विनियन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, और जिससे वो सोशल साइंस बना। वो एक साइंस जिसमें यूनिवर्सल लॉज बनाए जा सकते थे, थ्योरी और मॉडल्स बनाए जा कर सकते थे। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रीम जो ह्यूमैनिटीज़ के स्ट्रीम में भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और वो सोशल साइंसेस बन गए, जैसे सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन में सोसाइटी की स्टडी किया जा रहा था इसमें। तो सोशोलॉजी में सोशल डार्विनिज्म, पहला इन्वायरमेंटल डार्विनिज्म जो डायरेक्ट कोरिलेशन था इन्वायरमेंट का डार्विन के एस्पेक्ट को यूज़ करते हुए। फिर दूसरा सोशल डार्विनिज्म जो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, जो सोसाइटी की स्टडी किया, और उसमें उन्होंने डार्विन का जो नेचुरल लॉ था उसको इंट्रोड्यूस किया। और तीसरा एक टाइप का इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म चल रहा था। क्या है कि 19th सेंचुरी में हम लोग देखते हैं कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ था क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, और क्लासिकल इकोनॉमिक्स एक कैपिटलिस्ट लेड क्लासिकल इकोनॉमिक्स, और क्लासिकल इकोनॉमिक्स में जो कैपिटलिज्म के प्रोपोजिशन को काउंटर करने के लिए जो मार्क्सियन इकोनॉमिक्स डेवलप हुई, उसने इन दोनों ने एक अच्छा बैकबोन प्रोवाइड किया, जहाँ से इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट थ्योरीज बनने चालू हुई। तो ये सब चल ही रहा था। और उसके बाद जो दूसरा अप्रोच था जिसने ज्योग्राफी को रिक्लेम करना चालू किया एज ए डिसिप्लिन के फॉर्म में, वो था पॉसिबिलिस्ट अप्रोच, जो इसमें वाइडल लाप्लास इम्पोर्टेंट थे। और इन्होंने बताया कि ह्यूमन सोसाइटीज़ कैसे ट्रांसफॉर्म करती हैं लैंडस्केप को।
और लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करती हैं। इस तरीके से अगर हमें लैंडस्केप की स्टडी करना है तो उसको माइक्रो रीजन्स में डिवाइड करके रीजनल स्टडी किया जाए तो वो प्रॉपर अप्रोच होगा ज्योग्राफी की स्टडी करने का। तो माइक्रो रीजनल यूनिट में ज्योग्राफी यूनिट्स को डिवाइड करके स्टडी किया जाए तो वो अच्छा अप्रोच होगा, जिसे पेज कहा गया। तो इस तरीके से जो इनिशिएशन हो गया रीजनल ज्योग्राफी। और इसके पहले भी रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच तो हमेशा ग्रीक रोमन्स से लेकर अभी तक रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच चला ही आ रहा था। लेकिन जो न्यू साइंटिफिक रीजनल ज्योग्राफी स्टार्ट हुई, साइंटिफिक रीजनल ज्योग्राफी जो स्टार्ट हुई वो इस टाइम में स्टार्ट हुई। उसका इनिशिएशन किया गया था इनके द्वारा, और इनसे पहले कुछ लोग आए थे उनके द्वारा। और फिर ये हार्टसोन के टाइम में जाकर अपने फुल फ्लेज फॉर्म में आए, जिसे एरियल डिफरेंशिएशन कहा गया। ये बैकग्राउंड है। अब देखते हैं एरियल डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो एरियल डिफरेंशिएशन वाज रिजल्ट ऑफ स्पेशली प्रॉक्सिमेट एरियल डिफरेंशिएशन होता क्या है कि अगर हम लोग बात करें एरियल वेरिएशन क्या होते हैं, एरियल वेरिएशंस आर रिजल्ट ऑफ स्पेशली प्रॉक्सिमेट एंड कॉजली लिंक बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमेना। तो जो हम लोग देखते हैं कि लैंडस्केप में क्या होता है कि एक छोटे से लैंडस्केप में, प्रॉक्सिमेट लैंडस्केप में या स्पेस में, स्पेशली प्रॉक्सिमेट एरिया में ह्यूमन और फिजिकल फिनोमेना के इंटरेक्शन से यहाँ का जो ह्यूमन फिनोमेना है और यहाँ का जो फिजिकल फिनोमेना है एक यूनिक टाइप की करेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करता है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में। और इसके बेसिस पे एरियल वेरिएशंस होता है पूरे एरिया में कुछ। तो ये जो एरिया है इट वेरीड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। तो इस तरीके से जो ह्यूमन और फिजिकल फिनोमेना होते हैं उनके इंटरेक्शन और इंटरकनेक्शन और इंटर रिलेशन से एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है, एक यूनिक होमोजीनस ह्यूमन फिजिकल एट्रीब्यूट डेवलप होता है जो सराउंडिंग एरिया से उसको यूनिक बनाता है। उसमें सिमिलरिटी प्रोड्यूस करता है, यूनिकनेस प्रोड्यूस करता है और होमोजेनिटी प्रोड्यूस करता है कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे। जो पूरे रीजन में, अगर पूरा एक बड़ा सा स्पेस है तो उस पूरे स्पेस में कई रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है और इन रीजन्स में कुछ ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स होंगे जो होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इसमें कुछ रीजनल एट्रीब्यूट्स होंगे, फिजिकल और ह्यूमन एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन या फिजिकल और ह्यूमन फिनोमेना का कॉम्बिनेशन होगा जो इनको क्या करेगा, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करेगा। और इसी तरीके से पूरा जो स्पेस होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइडेड होता है और एक रीजन के अराउंड डिमार्केटेड होता है जिसमें कुछ क्राइटेरियाज पे होमोजेनिटी पाई जाती है, सिमिलरिट्यूड पाया जाता है। तो ये एरियल वेरिएशन होता है। और जो एरियल वेरिएशन होता है इट इज़ रिजल्ट ऑफ द स्पेशल प्रॉक्सिमिटी और कॉजुअली लिंक्ड ह्यूमन और इन फिजिकल फिनोमेना के कारण होता है। इस टर्म को कॉइन किया गया था हार्टसोन के द्वारा। उन्होंने अपने बुक नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में जिसको लिखा था, उन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट दिया। ये जो एरियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, एरियल सिंथेसिस का कंसेप्ट जो हैटनर ने दिया था उसके लगभग उसी तरीके से है। तो अगर हम लोग बैकग्राउंड की बात करें तो हमेशा ज्योग्राफी में हमेशा आइडिया ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ अर्थ सरफेस हमेशा से एग्जिस्टेंस में था। तो ये जो आइडिया ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ अर्थ सरफेस है ये हमेशा से ज्योग्राफी में एग्जिस्टेंस में रहा है, चाहे वो स्टार्ट किया जाए हिकाइटियस के टाइम से ग्रीको रोमन टाइम में या फिर एरियल डिफरेंशिएशन की बात किया जाए। ये बात करते हैं कि वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस में कोई चीज़ होमोजेनसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बड़ा वेरिएबल कैरेक्टर है। और वेरिएबल कैरेक्टर क्या होता है, इसलिए उसको छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड करके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में होमोजेनिटी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यही जो प्रोसेस होता है टू फाइंडिंग आउट होमोजेनिटी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया या ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट, उसी को बोलते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। तो ये जो प्रोसेस था, एरियल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हमेशा से ज्योग्राफी में रहा है। और ये देखा जा सकता है हिकाइटियस के वर्क्स में, स्ट्रैबो ने जो 17 वॉल्यूम ऑफ ज्योग्राफिया लिखा उसमें भी देखा जा सकता है। अगर हम लोग देखें अभी तक जो एरियल डिफरेंशिएशन या फिर एरियल डिफरेंशिएशन एक रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच है कि ज्योग्राफी की हिस्ट्री में कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ। तो जो पहला फेज था, एक फेज था रीजनल ज्योग्राफी का जो हिकाइटियस स्ट्रैबो मीन्स एंशिएंट और मिडवल टाइम वाला एज, इसमें हिकाइटियस स्ट्रैबो और लोग आ गए। तो इनके टाइम में भी रीजनल ज्योग्राफी चल रही थी। रीजनल ज्योग्राफी का एक कंटिन्यूअस फ्लो तो होता ही रहा है, बस अप्स एंड डाउन्स होते रहे हैं, अदरवाइज रीजनल ज्योग्राफी कंटिन्यूसली फ्लो करती रही है।
तो हिकाइटियस और स्ट्रैबो के टाइम में रीजनल ज्योग्राफी स्टार्ट हुई, लेकिन ये रीजनल ज्योग्राफी बहुत रूडिमेंटरी थी, लैक ऑफ ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन नहीं था इसमें, और साइंटिफिक कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं इंट्रोड्यूस थे। चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कि बहुत एक्यूरेट और एम्पिरिकल साइंटिफिक नॉलेज नहीं अवेलेबल था, तो उन्होंने बहुत रूडिमेंटरी वे में किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया या सीधे डिस्क्राइब कर दिया, ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशंस नहीं हुए थे। फिर जो दूसरा फेज आता है वो एरियल डिफ्रेंसिएशन का फेज आता है, जिसमें हेटनर से लेकर हेटनर, वायरल, लाप्लास और हार्टसोन के जो वर्क्स थे उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया रीजनल ज्योग्राफी में, एक ये अप्रोच था। अच्छा, जो मेडिवल पीरियड था और ये जो हार्टसोन वाला पीरियड है, मेडिवल पीरियड में ये कि जो लैक ऑफ ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन और साइंटिफिक कंसेप्ट नहीं थे। बाद में हम लोग देखते हैं वेरेनियस का वर्क आता है, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं एंशिएंट और मिडिवल पीरियड में जो रीजनल ज्योग्राफी चल रही थी, तो वेरेनियस के पीरियड में आते आते देखा जाता है कि एक टाइप का सिस्म डेवलप हुआ, ड्युअलिटी डेवलप हुई, जिसमें जो उनका वर्क था ज्योग्राफी जनरलिस में, उन्होंने डिबेट स्टार्ट कर दिया, रीजनल ज्योग्राफी वर्सेस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का डिबेट स्टार्ट कर दिया गया। तो यहीं से सिस्टमैटिक ज्योग्राफी पर बड़ा इंफेसिस मिलने लगा, लेकिन अभी कंटिन्यूसली चल ही रही थी रीजनल ज्योग्राफी, और जो फिर से फुल फ्लेज एक अपने मैच्योर स्टेज में आता है एरियल डिफ्रेंसिएशन के टाइम में, जो हार्टसोन, वायरल, लाप्लास और लास्टली फुल फ्लेज डेवलप होता है हार्टसोन के टाइम में। इसमें कंट्रीब्यूशन हेटनर का भी था, वायरल, लाप्लास का भी था। उसके बाद से क्या होता है कि फिर बीच में एक डिसकंटिन्यूटी आती है, अभी बहुत रूडिमेंट्री वे में और लोकली तो चल ही रहा था रीजनल ज्योग्राफी, लेकिन फिर डिसकंटिन्यूटी लाई जाती है हार्टसोन और सेफर डिबेट के द्वारा। और इसने सेफर ने बोला कि एम्फसाइज किया कि ज्योग्राफी का जो अप्रोच होना चाहिए वो सिस्टमैटिक होना चाहिए और एम्पिरिकल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। क्वांटिटिव टेक्निक को यूज़ करते हुए ज्योग्राफी एक सिस्टमैटिक नोमोथेटिक साइंस बने, इसमें लाज बनाया जाए, तो जनरलाइजेशन पे फोकस किया गया। जबकि हम लोग जानते हैं रीजनल ज्योग्राफी मीन्स होता है छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड करके स्टडी करना, और उसमें बहुत स्पेशलाइजेशन होता है, पर्टिकुलरिटी होती है और यूनिकनेस की स्टडी किया जाता है, साथ ही साथ स्पेशल रीजन की स्टडी किया जाता है। तो पूरे हम स्टडी जो ज्योग्राफी है, स्टडी ऑफ होल अर्थ नहीं होता है, बल्कि पार्ट ऑफ द अर्थ या यूनिट ऑफ द अर्थ के फॉर्म में स्टडी किया जाता है रीजनल ज्योग्राफी में। तो सेफर के डिबेट ने क्या किया, एक शिफ्ट लाया, उन्होंने बोला कि नहीं, ज्योग्राफी जो इसकी स्टडी होना चाहिए, इट शुड बी ज्योग्राफी एज ए साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ द होल अर्थ। तो पूरे अर्थ पे जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल फिनोमेना, फैक्ट और प्रोसेसेस हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न को एनालाइज करके एक सिस्टमैटिकली, ऑर्डरली और साइंटिफिक और एक्यूरेट मैनर में प्रेजेंट करना, ये रोल होना चाहिए ज्योग्राफी का। जबकि तो वो ये रोल, जब ये पैटर्न बनेगा तो उसमें मॉडल्स बनाए जाएंगे, थेरीज बनाए जाएंगे, तो एक नोमोथेटिक अप्रोच अडॉप्ट करना था। लेकिन हार्टसोन ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हार्टसोन ने अपने एरियल डिफ्रेंसिएशन पर काम किया, तो वहाँ से एक शिफ्ट आया। फिर से ज्योग्राफी क्या होता है कि 1980s में न्यू रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच आता है, जब इन सबसे ऊब गए स्पेशल साइंसेस से, क्वांटिटी रिवोल्यूशन से, रीजनल कंसेप्ट से, रीजनल साइंस से, तो न्यू रीजनल ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। तो जो अगर एरियल डिफ्रेंसिएशन की बात किया जाए, जो एरियल डिफ्रेंसिएशन था हेटनर, वायरल, लाप्लास और हार्टसोन वाला, इसमें क्या था कि ये इडियोग्राफिक अप्रोच में ज्योग्राफी को डील किया करता था, लेकिन मोर और लेस ये रेशनल और एम्पिरिकल स्टडी पर बेस्ड था। तो इसमें जो अगर एरियल डिफ्रेंसिएशन जो बनाया गया था, इसकी और इससे पहले इसमें जो कंट्रीब्यूशन देने वाले थे वो हैटनर थे। हैटनर ने बताया कि ज्योग्राफी एज ए कोलॉजिकल साइंस के फॉर्म में बताया, और ओटो सुल्टर इन्होंने बताया कि ज्योग्राफी एज ए साइंस ऑफ मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप की स्टडी के लिए बताया। और इन दोनों के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए और ज़्यादा इलोबरेट वे में हार्टसोन ने एरियल डिफ्रेंसिएशन का कंसेप्ट दिया। फिर हम लोग देखे डिबेट जो स्टार्ट हुआ, डिबेट के बाद न्यू रीजनल ज्योग्राफी आई। तो जो न्यू रीजनल ज्योग्राफी आई, तो साफर के डिबेट ने क्या किया कि जो क्वांटिटी रिवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया और स्पेशल साइंस के फॉर्म में ज्योग्राफी इमर्ज हुई, तो ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बन गई, बहुत ज़्यादा रेशनल बन गई, बहुत ज़्यादा एम्पिरिसिस्ट बन गई, और साथ ही साथ इतना ज़्यादा इकोनॉमिक ड्रिवन हो गई कि ह्यूमन की एजेंसी, क्रिएटिविटी, उसके अवेयरनेस और उसके सेंसिबिलिटीज़ को उसने इग्नोर करना चालू कर दिया। और जितने नॉर्मेटिव क्वेश्चंस हुआ करते थे मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को, कि मैन और इन्वायरमेंट के बीच मीडिएशन कैसे होता है, कैसे दूसरे इंटरेक्ट होते हैं, उसमें जो नॉर्मेटिव आस्पेक्ट थे, बिहेवियरल आस्पेक्ट थे, उसको टोटली इग्नोर कर दिया। तो इस तरीके से जो वैल्यू जजमेंट हो गया, और जो और फिर जो नॉर्मेटिव आस्पेक्ट थे
मैन इन्वायरमेंट रिलेशन को ट्रीट करने का, उसको इग्नोर किया। तो बाद में उस चीज़ को फिर से रीस्टैब्लिश किया गया इन न्यू रीजनल ज्योग्राफी। तो न्यू रीजनल ज्योग्राफी में जो रेशनल प्रिंसिपल्स थे उसको पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया, रेशनलिटी को यूज़ करते हुए। क्या है कि ऐसा नहीं कि चीज़ें प्योरली रेशनल होती हैं, जो माइंडसेट होता है या इंटरेक्शंस होते हैं या फिर जो रियल वर्ल्ड में जो डिसीजन मेकिंग्स होती हैं, दे आर बेस्ड ऑन बोथ रेशनलिटी एज वेल द वैल्यू जजमेंट, और नाम्स के बेसिस पे इंटरेक्शन होता है मैन इन्वायरमेंट का। इस तरीके से जो न्यू रीजनल ज्योग्राफी आई, इसने एक ह्यूमन को एम्पावर किया, ह्यूमन की एजेंसी को, क्रिएटिविटी को और ह्यूमन अवेयरनेस, उसकी सेंसिबिलिटी को भी इंक्लूड किया, कैसे वो परसीव करता है, उसके इंटेंशंस, परसेप्शन, सब्जेक्टिव एनालिसिस इन्वायरमेंट का करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से तीन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए। तो जो न्यू रीजनल ज्योग्राफी था, ये 3 अप्रोच उस टाइम में 1980s के टाइम में 3 मेजर अप्रोच स्टार्ट हो चुके थे, जिन्होंने डोमिनेट किया ज्योग्राफी का लैंडस्केप को। ये 3 अप्रोच या पैराडाइम्स बोल सकते हैं। पैराडाइम्स ना बोलिए कि ये पैरेलल चल रहे थे, पैराडाइम्स जनरली सिक्वेंशियल होते हैं, एक के बाद एक आते हैं। तो 3 अप्रोच थे ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए, या ज्योग्राफिकल फैक्ट प्रोसेस या फिनोमिना को एनालाइज करने के। इन तीनों का कंट्रीब्यूशन था कि न्यू रीजनल ज्योग्राफी बनी। देखते हैं कौन कौन से थे। तो ये जो न्यू रीजनल ज्योग्राफी 1980s में आता है, इसमें जो 3 डायरेक्शंस, इट वाज रिजल्ट ऑफ द 3 डायरेक्शन। एक तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, दूसरा मार्क्सिस्ट अप्रोच, एंड थर्ड वन वाज कंटेक्चुअल थ्योरी या स्ट्रक्चरेशन अप्रोच। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ने क्या किया, अब की इसने जो ज्योग्राफी की स्टडी में या प्लेस की या रीजन की, तो लोकल्स की, लोकेलिटी की या रीजन की स्टडी करना फिर से स्टार्ट हो गया, और छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड करके, और उसको अब इंडिविजुअल अपने परसेप्शनल व्यू से, अपने कंसेप्चुअल, अपने परसेप्शन से, अपने मतलब बहुत सब्जेक्टिव मैनर में उसकी स्टडी करना चालू कर दिया। और इसमें ज़्यादा सेंट्रल रोल दिया गया ह्यूमन को, ह्यूमन की एजेंसी को, क्रिएटिविटी को, उसके कॉन्शियसनेस को, उसके अवेयरनेस को। तो जियोग्राफी को डील किया जाने लगा एक फिनोमेनोलॉजिकल वे में, चीज़ की जो रियलिटीज़ होती हैं, दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव, अदर एवरी रियलिटी इज सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स अबाउट द ह्यूमन्स कॉन्शियसनेस। तो एक बहुत फिनोमेनोलॉजिकल वे में ज्योग्राफी की स्टडी करना चालू कर दिया गया। तो फिनोलॉजी एक इसका अप्रोच ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का, याद रखना है। तो ज्योग्राफी बिकेम मोर फिनोमेनोलॉजिकल, और तो इसलिए छोटी छोटी रीजनल ज्योग्राफीज बनाने लगी, बायो ज्योग्राफीज बनने लगी। तो एक आइकनोग्राफिक टेक्निक अडॉप्ट की गई कि आइकन के फॉर्म में इस स्पेस को लिया जाने लगा। तो ह्यूमन लैंडस्केप एज ए होलिस्टिक, तो आइकनोग्राफिक टेक्निक ने क्या किया कि ह्यूमन के लैंडस्केप को, या छोटे छोटे रीजन्स हैं, अभी लैंडस्केप की स्टडी अभी स्टार्ट हुई, जो सुल्टर ने दिया था, ओटो सुल्टर ने, लैंडस्केप का वो कंटिन्यू किया गया। कहा कि इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द रीजनल ज्योग्राफी, जो जिसका कुछ रूल मिलता है, जो हार्टसोन का रीजनल एरियल डिफ्रेंसिएशन था। तो जो यहाँ भी जो आइकनोग्राफिक टेक्निक अडॉप्ट की, इसका ये मतलब था कि जो ह्यूमन लैंडस्केप हैं, ये बेयर फैक्ट नहीं है, दे आर नॉट बेयर फैक्ट, या बेयर स्पेसेस नहीं है मेड अप ऑफ द क्रस्ट से बने हुए बेयर फैक्ट नहीं है, रादर दे आर लैंडस्केप से जो होलिस्टिक सोशल कल्चर और ये हिस्टोरिक सोशल और कल्चर प्रोसेस से क्रिएट कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो लैंडस्केप या रीजन बनाया जाए लगे, तो रीजन अब केवल बेयर लैंड नहीं हुआ करता था, रादर इट बिकेम अ सोशली कंस्ट्रक्टेड रियलिटीज़ बन गए। इसमें एक सोशल कंस्ट्रक्शन, पूरी सोसाइटी, कल्चर, वैल्यू, नाम्स, इमोशंस, हर चीज़ से बिल्डअप एक इंटिटी स्पेस बन गई। तो स्पेस या रीजन, इट बिकेम्स अ इंटिटी दैट बिकेम मोर सोशोलॉजिकल इन टर्म्स, दैट मीन्स कि इट वाज मेड अप ऑफ इमोशंस, वैल्यू, नाम्स, और उस हिस्ट्री, लीगैसी, हर चीज़ पे बेस्ड अब जो क्रिएट किया जाने लगे इस लैंडस्केप्स या लैंडस्केप, इनके रिप्रेजेंटेशंस हो गए। वो केवल अब लैंड नहीं रह गए, अगर इमोशन और नाम्स, वैल्यू, लीगेसी, इन सब पे बेस्ड रीजन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो रीजन या रीजनल स्टडी बिकेम मोर सोशल कंस्ट्रक्शन। और स्टडी ऑफ बायोग्राफी ऑफ मैन की स्टार्ट किया गया कि जिस इन्वायरमेंट में या जिस लैंडस्केप पे आदमी रहता है, वो उसकी बायोग्राफी, वो लैंड उसकी हिस्ट्री बताता है, उसकी सोसाइटी को बताता है। हर चीज़ को इंटरप्रेट करने के लिए हम उस रीजन की स्टडी करके उसके इन्वायरमेंट, उसके बैकग्राउंड, उसकी सोसाइटी, उसकी हिस्ट्री, उस इकोनॉमी को इंटरप्रेट कर सकता है। तो काफ़ी इलॉबरेट कंसेप्ट दिया गया।
ह्यूरिस्टिक अप्रोच के द्वारा। फिर एक मार्क्सिस्ट अप्रोच अडॉप्ट किया। इसने क्या किया, इसने सेंट्रल रोल दिया डायलेक्टिक मटेरियलिज्म को। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म सिंपली इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट इसने इंट्रोड्यूस किया। इसने फोकस किया कि कैसे सोशल की एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनइक्वालिटी, बहुत इनइक्वल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स, पावर्स या स्पेस में बहुत ज़्यादा इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं पर अमीर रहते हैं, कहीं पर गरीब रहते हैं। जो मटेरियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मटेरियल या वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें स्पेशल इनइक्वलिटी पाई जाती है। और इसके कारण क्या है कि जो सोशल जस्टिस है वो हर जगह इक्वल नहीं है। सोशल जस्टिस के डिस्ट्रीब्यूशन में भी स्पेशल इनइक्वलिटी पाई जाती है। तो इस चीज़ पे और उसने बताया कि जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है, और इसलिए जो मॉडर्न सोसाइटी, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, उन्होंने क्या किया है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया है मैन और इन्वायरमेंट को, स्पेशली मैन में लेबर फोर्स को, और इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को, फॉर द सेक ऑफ सम, फ्यू के सेक में काफ़ी एक्सटेंसिवली लेबर। और यहीं पर इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ये बोलता है कि मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप कैसा होता है। मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप में मैन और इन्वायरमेंट के बीच का जो मीडिएशन होता है, इट इज़ मीडिएटेड बाय द लेबर। लेबर क्या करता है, तो ये थोड़ा सा समझते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म क्या था। तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी ये बोलती है, या मार्क्सिस्ट अप्रोच ये बोलता है कि अगर मैन इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप को समझना है तो मैन को यहाँ कंसीडर करता है कैपिटलिस्टिक क्लास, और इन्वायरमेंट को कंसीडर करता है द एक्सप्लॉयटेड वन। तो बोला कि मैन इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, इट इज़ मीडिएटेड बाय द लेबर। तो लेबर और कैपिटल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, ये डिसाइड करता है कि इन्वायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन कितना होगा। तो एक अगर मैन इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इक्वल है, सॉरी मैन मतलब कैपिटलिस्टिक, मैन मीन्स कैपिटलिस्टिक, और लेबर के बीच का जो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इक्वल पैरिटी का है, जैसे कम्युनिस्ट स्टेट हो गया, सोशलिस्ट स्टेट हो गया, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन या एक्सप्लॉयटेशन कम होता है। तो जो बेसिकली जो रिलेशंस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, क्या कैपिटल और लेबर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। जो रिलेशंस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप कैसा होगा, वो एक्सप्लॉयटेटिव होगा या फिर प्रोडक्टिव होगा। तो इसलिए सिंपली यही है कि जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी है मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप की, वो बात करती है कि जो मैन और इन्वायरमेंट का बीच का जो रिलेशनशिप है, इट इज़ मीडिएटेड बाय लेबर। और जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है ओवर द टाइम, तो उसमें क्या होता है कि मैन इन्वायरमेंट जो मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशंस ऑफ द मोड ऑफ प्रोडक्शन, या जो रिलेशंस ऑफ द प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर मार्क्सिस्ट थ्योरी में यह है कि ओवर द टाइम क्या होता है कि सोसाइटी जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म से लेकर कम्युनिज्म के बीच में जो नेचर ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें चेंज आता है। तो इनिशियली एक कम्युनिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है जहाँ पर चीज़ें काफ़ी एविडेंटली पाई जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि लेबर और कैपिटल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है बहुत इक्वल दर्जे का होता है, इसलिए जो इन्वायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन बहुत कम होता है। फिर फ्यूडल सोसाइटी बनती है, फिर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बनती है, तो उसमें क्या होता है कि मोड ऑफ जो रिलेशंस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में रिलेशंस चेंज हो जाते हैं, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाता है। जब मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाता है तो लेबर रिलेटेड जो मीडिएशन है इन्वायरमेंट के साथ, या जो इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ, उसमें चेंज होता है, और इस तरीके से काफ़ी चेंजेस जाते हैं। तो यही मार्क्सिस्ट अप्रोच का यही करना था कि अब कि जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है बहुत एक्सप्लॉयटेटिव है, और इसने क्या किया है कि बहुत ज़्यादा वेल्थ की इनइक्वलिटी, स्पेशल इनइक्वलिटी को इंश्योर किया है। जैसे कि इसी के टाइम में आता है कोर एंड पेरिफेरी कंसेप्ट, उनका क्या नाम था उसका, फ्रीडमैन का, आई थिंक ना, हाँ फ्रीमैन और फ्रीडमैन संबंध था। और फिर क्या कहते हैं वर्ड सिस्टम थ्योरी आती, तो इन्होंने बताया कैसे कि कुछ देश बहुत अमीर हैं, कुछ देश बहुत गरीब हैं। तो एक मॉडर्निज्म थ्योरी आती है, उसके डिपेंडेंसी थ्योरीज जितनी है ज्योग्राफी की, या फिर आईआर की भी, आईआर में डिफरेंट जगह पर जो डिपेंडेंसी थ्योरी बताती हैं कैसे कि इनकम का जो क्रिएशन हुआ है, वेल्थ का क्रिएशन हुआ है, उनका बहुत ज़्यादा इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और स्पेशल इनइक्वलिटी पाई जाती है। तो कोर एंड पेरिफेरी का कंसेप्ट दिया गया फ्रीडमैन के द्वारा। तो ये मार्क्सिस्ट अप्रोच था, और इन दोनों अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए कंटेक्चुअल थ्योरी अप्रोच स्टार्ट होता है। ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव थ्योरी थी, और इसने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को, मार्क्सिस्ट अप्रोच को अडॉप्ट करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा कल्चर, सबल्टनिज्म, ऐसे ढेर सारे लोकल एट्रीब्यूट्स को भी फोकस किया। तो इन तीनों चीज़ों ने क्या किया, न्यू रीजनल ज्योग्राफी को डेवलप किया। अब आते हैं थोड़ा कंसेप्ट पे कि एरियल डिफ्रेंसिएशन होता क्या है। तो अगर एरियल डिफ्रेंसिएशन की स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि रीजनल स्टडी क्या होती है। तो रीजनल स्टडी में पहले हेटनर ने स्टार्ट किया। हेटनर ने बताया कि
जोग्राफी एज ए कोलोलॉजिकल साइंस। तो जोग्राफी एज ए कोलोलॉजिकल साइंस, और बताया कि ये एक ईडियोग्राफिक साइंस है। तो ईडियोग्राफिक तरीके से स्टडी किया जाए, वो डिस्क्रिप्टिव मोड में स्टडी करना जोग्राफी का होना है। तो मोर रीजनल, लोकल और स्पेसिफिक साइंस, कोई यूनिवर्सल अप्लीबिलिटी की बात नहीं किया इन्होंने। और फिर जबकि ओटो सुल्टर ने क्या किया, जोग्राफी को इन्होंने बताया कि जो एसोसिएशंस होते हैं, जो एसोसिएशंस होते हैं डिफरेंट जोग्राफिकल फिनोमिना का एसोसिएशन के फॉर्म में, और जो एसोसिएशंस होते हैं स्पेशली वेरिएशन पाया जाता है। अगर मान लीजिए प्लेस ए पर जो जोग्राफिकल फिनोमिना है, इनके बीच में जो एसोसिएशन होता है एक यूनिकनेस प्रोड्यूस करता है। अगर प्लेस बी है, प्लेस बी में कोई जो जोग्राफिकल फिनोमिना है, इनका जो एसोसिएशन होता है, ये एसोसिएशन एक यूनिकनेस प्रोड्यूस करता है। और सी का जो है, जो यहाँ पर जो जोग्राफिकल फिनोमिना प्रोसेसेस हैं, वो यूनिक रीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो यूनिकनेस पाई जाती है। तो जो जोग्राफिकल फिनोमिना है, इनकी एसोसिएशन, और एसोसिएशन और दूसरा चीज़, और बात करें एसोसिएशन और दूसरा चीज़ कैजुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ, जो एसोसिएशन होता है उसमें कैजुअल इंटरडिपेंडेंस पाया जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो जोग्राफिकल फिनोमिना है, उनके बीच में आपस में कैजुअल रिलेशनशिप होता है, काजल रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने वाला रिलेशनशिप होता है। तो इस बेसिस पे जो जोग्राफी है वो पूरे होल अर्थ की स्टडी नहीं है, अगर उसके स्पेशल एसोसिएशंस की स्टडी है। स्पेशल एसोसिएशन की बात करते हैं तो ढेर सारे स्पेशल एसोसिएशन पाए जाते हैं सिंपली। तो इस तरीके से ये स्टडी हो गया, इन्होंने हैटनर ने बताया। फिर सुल्टर है, सुल्टर ने बताया कि साइंस ऑफ मॉर्फोलॉजी की बात किया। उन्होंने बताया कि जोग्राफी जो है, जोग्राफी एक स्टडी है, लैंडस्केप की स्टडी है, स्टडी ऑफ लैंडस्केप। और इन्होंने बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच अडॉप्ट किया। इन्होंने कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया, कैसे ओवर द टाइम क्या होता है कि ओवर द टाइम जो लैंडस्केप होता है वो चेंज होता है। तो कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ जोग्राफिक प्रोसेसेस होते हैं जो ऑपरेट करते हैं और लैंडस्केप में चेंज लाते हैं। तो जो जोग्राफी का मेन फंक्शन है, जो चेंजेस आए हैं उनकी स्टडी करना, ना कि जिस प्रोसेस ने लैंडस्केप में चेंज लाया उसकी स्टडी करना। मीन सिंपली अगर एक नेचुरल लैंडस्केप है और वो चेंज हो गया कल्चरल लैंडस्केप में, तो नेचुरल लैंडस्केप से कल्चरल लैंडस्केप में चेंज लाने के लिए कोई प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो प्रोसेस कोई जोग्राफिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस प्रोसेस की स्टडी करने में इन्फोसिस हैटनर ने बोला था कि आप तो लैंडस्केप में जो चेंज आया उसकी स्टडी करेंगे ही करेंगे, जो प्रोसेस आए इनकी भी स्टडी करना है। लेकिन इन्होंने उसको इग्नोर किया, बोला कि नहीं, जो सिस्टमेटिक चेंज आया हुआ है इन चेंज की स्टडी करना है, कैसे चेंज आए हुए हैं। तो मेयर एक्सप्रेशन जो है, जो एक्सप्रेशन है लैंडस्केप का एक्सप्रेशन है, उसकी स्टडी करना है। कल्चर लैंडस्केप की स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो और एक बहुत सिस्टमेटिक है, इन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को फोर्स किया। और फिर इन्हीं के ओटो सुल्टर से इन्फ्लुएंस कार्लो सावर थे। कार्लो सावर ने कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप दिया, और इन्होंने बताया कि ऑल फील्ड इंक्वायरी टू कल्चरल लैंडस्केप, कि हर चीज़ को स्टडी किया जाना चाहिए। तो ये चल रहा था। तो सिंपली ये है कि अब जो हार्टसोन आते हैं, हार्टसोन ने क्या किया कि रैटनर के इस कंसेप्ट को भी और इनके कंसेप्ट को भी मर्ज किया, और एक और ज़्यादा इलोबोरेट ईडियोग्राफिक वे में और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने स्टडी किया। अब हार्टसोन पे आते हैं। हार्टसोन का रियल में एरियल डिफ्रेंसिएशन था क्या? तो रिचार्ड हार्टसोन ने अपनी किताब लिखी थी नेचर ऑफ जोग्राफी। कब? 1939 में। तो 1939 में उन्होंने जोग्राफी की किताब लिखी नेचर ऑफ जोग्राफी। इसमें उन्होंने एक टर्म कॉइन किया एरियल डिफ्रेंसिएशन। तो इनके हिसाब से जोग्राफी एज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ द एरियल डिफ्रेंसिएशन है। तो जोग्राफी क्या है? यस, इट इज साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ द एरियल डिफ्रेंसिएशन। एरियल डिफ्रेंसिएशन मीन्स डिफरेंसेस आर वेरिएशन ऑफ डिफरेंट एरियाज आर रीजन। तो डिफरेंट एरियाज और रीजन में जो डिफरेंसेस होते हैं उनकी स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा लैंडस्केप है या पूरा अर्थ है, उसमें दो रीजन उठा लेते हैं, रीजन ए एंड बी। तो रीजन ए में कुछ ए की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं और इसकी एक होमोजेनस कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं और इसकी एक कुछ होमोजेनस कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कुछ क्राइटेरिया पे ये होमोजेनस होगा, कुछ क्राइटेरिया पे ये होमोजेनस होगा, और मतलब कि सिंपली यहाँ से यहाँ तक वैरी करते हैं। तो वेरिएशन करते हैं, वेरिएशन को लिमिट करके होमोजेनिटी की बेसिस पे हम लोग रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपली जो जोग्राफी है इट इज़ स्टडी ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ वेरिएशंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस या डिफरेंट रीजन्स अदर एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस।
जो फंडामेंटल फोकस है ज्योग्राफिकल इंक्वायरी का वो होना चाहिए स्टडी ऑफ द डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे बहुत से डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी स्टडी करना और फिर डिफरेंसेस के बेसिस पे अलग अलग रीजन को कार्व आउट करना, ये एरियल डिफरेंशिएशन होता है। तो जो फंडामेंटल फोकस होना चाहिए ज्योग्राफी का वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक जो अर्थ के सरफेस का है उनको स्टडी करें, और डिफरेंट रीजन्स में कार्व आउट करें जिसमें होमोजेनिटी हो। तो एरियल डिफरेंशिएशन में जो है वो 3 चीज़ इंटेल करता है। पहला इंटर रिलेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोमिना। तो पहली चीज़ क्या है कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोमिना, तो किसी एक स्पेस पे जो ह्यूमन फिनोमिना है, जो फिजिकल फिनोमिना है, और डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोमिना जो है वो आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं और एक यूनिकनेस प्रोड्यूस करते हैं। तो आपस में ये इंटर रिलेटेड होते हैं, ह्यूमन फिनोमिना, फिजिकल फिनोमिना, जितने फिनोमिना होते हैं सब आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और इंटर रिलेशंस होता है एक दूसरे के बीच में, और एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक उस रीजन पे प्रोड्यूस करते हैं। तो पहला एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज फिनोमिना एंड द कॉम्प्लेक्स दे आर इन डिफरेंट एरियाज। तो ये हो गया पहला क्या कि हर एक रीजन में क्या होता है कि हर एक रीजन में क्या देखा जाता है, जो वहाँ पर डिफरेंट फिनोमिना हैं आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ये हो गया। दूसरा है कि जो वेरिएबल कैरेक्टर्स होते हैं इन फिनोमिना का, और इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है रीजन वाइज हर एरिया में डिफर करती है। अगर यहाँ पर जो इनका वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक है, या यहाँ पर जो इनका कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, और यहाँ पर जो इनका कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, उनमें डिफरेंसेस होते हैं। और तीसरा जो कहना था कि एरियल मैनिफेस्टेशन और एक्सप्रेशन ऑफ फिनोमिना, और हर एक रीजन में जो फिनोमिना हो रहे हैं और जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उनका अपना एक्सप्रेशन होता है। सिंपली अगर तीनों को फिर से समराइज किया जाए तो देखा जाए कैसे बनता है एरियल डिफरेंशिएशन। तो जो फिनोमिना होते हैं, मान लो प्लेस ए पर और प्लेस बी पर फिनोमिना हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के फिनोमिना होते हैं उनके बीच आपस में रिलेशनशिप होगा, और यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के फिनोमिना होंगे उनका आपस में रिलेशनशिप होगा, यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के फिनोमिना होंगे उनका आपस में रिलेशनशिप होगा। और जो वेरिएशन होते हैं इनके फिनोमिना के कैरेक्टरिस्टिक्स में, और जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो रीजन वाइज डिफर करती है। तो यहाँ के जो फिनोमिना हैं और जो ऑपरेट करके जो एक्सप्रेशन बनाए, और यहाँ पर जो फिनोमिना है आपस में जो इंटरैक्ट करके या इंटर रिलेशन में जो एक्सप्रेशन बनाते हैं या लैंडस्केप बनाते हैं, और यहाँ पर जो फिनोमिना है आपस में इंटरैक्ट करके जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बनाते हैं, ये काफ़ी इनमें वेरिएबिलिटी पाई जाती है, ये वेरी करते हैं। और जो यहाँ पर प्रोसेस या फिनोमिना हो रहा है, उनका इंटरेक्शन हो रहा है, उसका एक मैनिफेस्टेशन होता है, मतलब वहाँ के लैंडस्केप में आपको परिवर्तन मिला। तो ये 3 बेसिक आइडियाज इन्होंने दिया। तो इन्होंने क्लियर एम्फेसिस इनका किस पे था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना। तो इनका क्लियर एम्फेसिस था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना होता है, और उनके नीचे एक एन अंडरलाइंग कॉजुअल रिलेशनशिप अमंग, और तो वही सिंपली हर्ट्सोन का ये अप्रोच है कि जो फिनोमिना होता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनका भी वेरिएशन होता है। जो कोई फिनोमिना होता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएशन होता है, और ये वेरिएशन के पीछे एक कॉजल रिलेशनशिप होता है। जो फिनोमिना डिफरेंट होते हैं और एक दूसरे को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बीच में कॉजल रिलेशनशिप भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर रेनफॉल ज़्यादा होती है तो वहाँ का रेनफॉल एक फिनोमिना हो गया, और वहाँ टेम्परेचर वहाँ एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना हो गया। तो इनके बीच में कहीं पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, इसका मतलब कि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता होगा, इवोपोरेशन ज़्यादा होता होगा, इसलिए प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है। तो सिंपली क्या है कि वहाँ किसी भी प्लेस पे जो फिनोमिना का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उनके बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच में एक कॉजल रिलेशनशिप भी होता है। और फिर ये जो आपस में जो रिलेशनशिप होते हैं इनके बीच में वेरिएशन मिलते हैं। हर जगह सेम नहीं होगा कि हर जगह टेम्परेचर जहाँ हाई होगा और वहाँ पर रेनफॉल हाई होगा ही होगा। तो हर जगह जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है डिफरेंट फिनोमिना के बीच में वो हर जगह सेम नहीं होता है, वो वैरी करता रहता है। तो कहीं जैसे कि डेजर्ट एरिया में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होता है लेकिन रेनफॉल फिर भी नहीं होती है। तो जो रिलेशंस है फिनोमिना के बीच में वो स्पेशली भी वैरी करती है। तो इस बेसिस पे यहाँ पर जो फिनोमिना के बीच में रिलेशनशिप होते हैं उनकी होमोजेनिटी पाई जाती है काफ़ी एक बड़े एरिया में। तो उस एरिया को रीजन डिक्लेयर किया जाता है, डिमार्केट किया जाता है। तो इट शोज़ कि
इस शोज इन डिफरेंस। और तो इस तरीके से, और तो ये हो गया मतलब कि किसकी स्टडी करना, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन जो वेरिएशन है, वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना, इसकी स्टडी करना, और दूसरा कॉजल रिलेशनशिप की स्टडी करना, यही। और फिनोमिना की स्टडी करना पर से कि साइक्लोन की स्टडी करना, साइक्लोन के पूरे मैकेनिक्स में जाना, उसके थर्मोडायनेमिक्स को समझना, ये इसकी स्टडी नहीं है कि रैनफॉल कैसे होता है, रैनफॉल का पार्टिकुलेट मैटर कितना होता है, इवोपोरेशन का रेट क्या है, प्रेसिपिटेशन का रेट क्या है, संघनन की दर क्या है, इन सब की स्टडी करना इसका काम नहीं है। बस क्या है कि स्टडी ये करना कि टेम्परेचर का क्या कॉजल रिलेशनशिप है रैनफॉल के साथ, और किसी स्थान पे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है और कैसे वैरी करता रहता है, इनकी स्टडी करना है। ना कि इसकी स्टडी करना है कि कि टेम्परेचर क्या होता है, रैनफॉल क्या होता है, इनके बीच में थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप क्या होता है, इनकी स्टडी करना नहीं है। तो ये एक टाइप का इडियोग्राफिक अप्रोच इन्होंने अडॉप्ट किया। बहुत लंबा हो जाएगा है। तो इन्होंने क्या किया, हाँ यार आ जाओ आराम से। तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया कि इस्टेब्लिशेस डिग्री ऑफ सेमनेस एंड होमोजेनिटी एज वेल एज डिफरेंसेस होमोजेनिटी बिटवीन रीजन। तो इसके बेसिस पे, इन्हीं के बेसिस पे कि जो फिनोमिना होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, और इनके नेचर ऑफ इंटर रिलेशनशिप में वेरिएशन होता है। हाँ? तो नेचर ऑफ इंटर रिलेशनशिप में जो वेरिएशन होता है, तो कहीं पर डिमार्केट किया जा सकता है जहाँ पर वेरिएशन नहीं होता है। कुछ रीजन में, एक छोटे से रीजन को डिमार्केट किया जा सकता है जहाँ पर होमोजेनिटी पाई जाती है नेचर ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप में। तो अगर फिर से समझिए, ये स्टेटमेंट सुनना है कि जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना होते हैं, डिफरेंट फिनोमिना होते हैं, उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, पाया गया, यहाँ भी पाया गया। और जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप होता है डिफरेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना में, वो वैरी करता रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो ए कंडीशन थी, बी कंडीशन एकदम डिफरेंट है। तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ दी नेचुरल फिनोमिना वैरी करती रहती है, वेरिएशन होता है। लेकिन क्या होता है कि जो एरियल डिफरेंस स्टडी ये बोलता है कि एज रीजन क्या होता है, जो रीजन ज्योग्राफी होता है, वो क्या करता है कि जो नेचुरल फिनोमिना है, या जो फिनोमिना है, ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उनके होमोजेनिटी के बेसिस पे, तो इस तरीके से होमोजेनिटी पाई जाती है। अब आगे क्या है कि डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस इनटू द वेरियस रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द फिनोमिना। तो जो डिफरेंट फिनोमिना होते हैं, उनका एक स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है। तो जो फिनोमिना होता है, उनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ फिनोमिना। तो हर एक रीजन में, अगर रीजन की पूरे स्पेस को या अर्थ सरफेस को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया जाए, तो हर एक रीजन में जो फिनोमिना का स्पेशल अरेंजमेंट होता है, वो पर्टिकुलर होता है। जो दूसरे रीजन में जो फिनोमिना का अरेंजमेंट होता है, उससे डिफरेंट होता है। तो या ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट जो है डिफरेंट रीजन्स में, जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है फिनोमिना का, या स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होता है फिनोमिना का, वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट होता है। और उसी के बेसिस पे क्या होता है कि रीजन का डिमार्केशन करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जो अरेंजमेंट ऑफ फिनोमिना होता है या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिनोमिना होता है, वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक का होता है और होमोजीनस होता है। जबकि दूसरे रीजन में जो अरेंजमेंट ऑफ फिनोमिना या अरेंजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फिनोमिना होता है, वो डिफरेंट होता है। तो इस बेसिस पे हम लोग डिमार्केट करते हैं डिफरेंट रीजन। तो इस रीजन में होमोजेनिटी है, होमोजेनिटी किस टर्म में है, अरेंजमेंट ऑफ द फिनोमिना, इंटरेक्शन ऑफ फिनोमिना या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिनोमिना, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिनोमिना होमोजीनसली है। और यहाँ पर भी स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फिनोमिना या स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिनोमिना होमोजीनस है। तो इस बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिनोमिना रीजन्स को डिमार्केट किए जाते हैं। तो डिमार्केशन ऑफ द जोग्राफिकल रीजन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफाइंग फैक्टर ऑफ होमोजेनिटी। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं जो यूनिफाई कर, तो उस रीजन में जो एट्रीब्यूट्स, जोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स की होमोजेनिटी होती है, उसके बेसिस पे एक रीजन को यूनिफाई करते हैं और उस रीजन को दूसरे रीजन से डिस्टिंग्विश बनाते हैं। तो इस तरीके से यूनिक रीजन प्रोड्यूस होते हैं। सिंपली एरियल डिफरेंशिएशन क्या है, एरियल डिफरेंशिएशन जो जोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनका जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, वो क्या होता है कि वैरी करता है और
जिस पर्टिकुलर रीजन में स्पेशल अरेंजमेंट तो ओवर द स्पेस वो वैरी करता है। जो जोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनका ओवर द स्पेस वेरिएशन होता रहता है, और एक पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पर इन इन जोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स के स्पेशल अरेंजमेंट में या स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में यूनिकनेस मिलती है, होमोजेनिटी मिलती है, वो उसे बोला जाता है कि एक यूनिक रीजन है वो। तो यही लिखा है कि डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस इनटू द वेरियस रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द फिनोमिना। तो इससे क्या होता है, डिमार्केशन ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफाइंग फैक्टर ऑफ द होमोजेनिटी इन वन आर मोर ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट। तो एक से अधिक ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट के बेस पे क्या होता है, होमोजेनिटी डिसाइड करते हैं और वो यूनिफाइंग फैक्टर होता है, इससे यूनिक रीजन बनते हैं। एरियल डिफ्रेंसिएशन और कोरोलॉजी को ऐड किया गया। तो इससे क्या होता है कि जब एरियल डिफ्रेंसिएशन को कोरोलॉजी के कंसेप्ट के साथ यूज किया जाता है तो उससे बनता है कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है रीजनल ज्योग्राफी को। तो एरियल डिफ्रेंसिएशन प्लस कोरोलॉजी क्या होता है, ये रीजनल ज्योग्राफी का कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बनाता है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें स्पेस को कंसेप्चुलाइज किया जाता है। जो स्पेस है वो कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल यूनिट्स। तो कोई स्पेस जो है उसमें नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल यूनिट होती हैं, और हर एक यूनिट में क्या होता है, हर एक यूनिट के अंदर दो चीज़ होता है, एक तो इंटर रीजनल इंट्रा रीजनल होमोजेनिटी होती है और इंटर रीजनल हेट्रोजेनिटी होती है। तो जो एरियल डिफ्रेंसिएशन और कोरोलॉजी को कंबाइंडली देखा जाता है तो ये एक ऐसा कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बनाता है जो ले डाउन करता है जोग्राफिकल अप्रोच, रीजनल जोग्राफी अप्रोच को, और ये कंसेप्टलाइज करता है कि जो सरफेस होता है या स्पेस होता है उसमें डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, और ये यूनिट्स होते हैं वो अब एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट किस टर्म में होते हैं, दो टर्म में। पहला जो डिस्टिंक्शन का बेसिस है कि पहला कि इंट्रा रीजनल, एक रीजन के अंदर होमोजेनिटी पाई जाती है, इंटर रीजनल हेट्रोजेनिटी पाई जाती है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट देते हैं स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सॉरी, तो इस एपिसोड में इतना ही। फिर आगे हम लोग देखेंगे एक थोड़ा सा स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन देखना है, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पेशल सिंथेसिस क्या होता है और कैसे ये दोनों बिलोंग करते हैं एरियल डिफ्रेंसिएशन को। तो कंटिन्यू करेंगे एरियल डिफ्रेंसिएशन से ही, ये बहुत बड़ा हो गया है, तो इसलिए एरियल डिफ्रेंसिएशन में इतना ही।